गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो अभी जो आज हमारे करंट अफेयर्स की जो सेशन है, उस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं और कहाँ कहाँ से संभावित प्रश्न किस इशू से किस प्रकार से बन सकती है। और टॉप जो हमारे इश्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरीडे MCQs देखते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे लाइक कुछ ऐसा स्किप हो गया, स्किप इन द सेंस कि जो डिटेल में क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर जगह डिटेल से क्वेश्चन पूछे, तो मैंने इसमें कुछ वन लाइनर भी जो है ऐड कर दिए हैं। फैक्चुअल कॉन्सेप्ट तो मैं बताती हूँ कि हाँ ये कुछ ऐसा है तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि इसी इशूज़ के ऊपर। इसके साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि इशूज़ कंप्लीट होने के बाद जो फैक्ट टाइप के क्वेश्चन, जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन को भी मैं वहाँ पर ऐड कर दी हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारी MCQs स्टार्ट होगी। तो ये आप लोग एग्ज़ाम क्या, ये जो एग्ज़ाम होती है करंट अफेयर्स की एग्ज़ाम्स में जहाँ से आते हैं, होता क्या है कि करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं ना। तो सभी क्षेत्रों को, सभी एरियाज़ को देखते हुए, कि सभी एग्जामिनेशन को देखते हुए मैंने इस तरह से कुछ इसमें कुछ चेंजिंग की हो, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनका कहीं से भी जो है तैयारी में कोई कमी ना आए। इस तरह से मैंने एक छोटी सी कोशिश की गई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से इशूज़ हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे पास। ओके, चलिए तो सबसे पहला मुद्दा देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए, किसने? तो केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 6 राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितने राज्य हैं? तो कितने हैं टोटल? आपके 6 राज्य हैं। टोटल कितने हैं आपके? 6 राज्य के साथ इसने क्या किया है? समझौता किया है 6 राज्यों के साथ। और किसने? तो केंद्र सरकार ने। ओके, केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए, किसके लिए? डिजिटल फसल सर्वेक्षण यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किया गया 6 राज्यों में। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 6 राज्य हैं आपके, वो 6 कौन कौन से राज्य जिसके साथ ये समझौता किया गया है? तो वो है आपका असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ये वो 6 राज्य हैं जिसके साथ समझौता किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, डिजिटल फसल सर्वेक्षण क्यों करवाया जा रहा है? आखिर क्या है, सरकार की मंशा क्या है, क्या उद्देश्य है जिसके कारण क्या किया जा रहा है? डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। होता था क्या कि जैसे विभिन्न कृषि मौसम में, जैसे आप देखेंगे कि रबी की मौसम हो या खरीफ की मौसम हो, उसमें फसल का क्या होता है, काफ़ी कभी कभी तो फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है, कोई अगर ऐसी आपदा आ गई। तो इन सभी दृष्टिकोण के कारण, इन सभी जो नुकसान जो होते थे, तो सरकार का एक दृष्टिकोण रहा कि क्यों ना हम डिजिटल क्रॉप सर्वे करवा लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि देश भर में बोई जाने वाली फसलों की स्पष्ट तस्वीर जो है वो आ जाएगी। इससे क्या होगा? तो देश भर में बोई जाने वाली फसलों की एक क्या होगी? कृषि मौसम के दौरान देश भर में बोई जाने फसलों की एक स्पष्ट तस्वीर आएगी। क्यों? क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि किसान और उसकी बोई गई फसल के लिए एक डाटा भी तैयार हो जाएगा, है ना। फसल के डाटा के बारे में भी एक सत्यापित सोर्स यानी वेरीफाइड क्या हो जाएगा? एक वेरीफाइड सोर्स मिल जाएगा। ओके, अगर आप किसी चीज़ को सर्वे करवा रहे हैं डिजिटल तरीके से, तो क्या होगा? एक वेरीफाइड सोर्स भी मिल जाएगा। ओके, और यह प्रणाली जो है नई तकनीक, जैसे किसको किसको लेगा? एडवांस एनालिटिक्स पे काम करेगा, GIS GPS टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी इसमें क्या होगा? मशीन लर्निंग, इन सभी का ये उपयोग करेगी। ये जो डिजिटल सर्वे है कैसे करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगा, GIS GPS, ये सभी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सर्वे करेगी। ओके, अब यहाँ पर क्या, इस मैंने अभी बताया कि इसका उद्देश्य क्या था कि जो किसानों को मेन क्या है, जो अभी के समय वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किसान जो है सबसे ज़्यादा, अगर हम मतलब अनाजों का उत्पादन वो करते हैं, है ना, और लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा उन्हें मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिल पाता है। उनकी स्थिति सच पूछा जाए तो काफ़ी दयनीय है
है ना? जो बहुत कुछ तो बहुत कुछ ऐसा है जो किसानों के बारे में कहाँ पता चल पाता है। इतने फसल जो नुकसान हो रहे हैं, कभी कुछ आपदा, कभी कुछ आपदा कि तो क्या होता है किसान अब सही तरीके से अगर देखा जाए तो उनमें उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उन्हें किस तरीके से सरकार की जो भी योजनाएं चला रही है उसकी मदद कैसे ली जानी चाहिए। तो इन सभी को देखते हुए काफ़ी अच्छी जो ये केंद्र सरकार की तरफ से जो ये किया गया सर्वे करवाया जा रहा है, तो ये एक सही उनकी चलो एक लाई गई है जो डिजिटल तरीके से डिजिटल तरीके का यूज़ करके, है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके, और अगर ये डाटा कलेक्ट कर रही है तो सही है। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि केंद्र सरकार की है, तो हमें ये देखना है कि किसान और कल्याण मंत्री, है ना, वेलफेयर जो है फार्मर्स की कौन है, तो इनके यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ थोड़ा सा एक दो चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि किसके साथ बोला गया है, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसके साथ। एक मिनट, चलिए फसल बीमा योजना भी हम इसके साथ देख लेते हैं, ठीक है। फसल बीमा योजना, सपोज मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फसल बीमा, या यहाँ, ठीक है, चलिए यहाँ लिख दे रही हूँ फसल बीमा योजना। ओके, फसल बीमा योजना, इसे इसके साथ ध्यान रखिएगा। फसल बीमा योजना, इसको कब लाया गया था? 2016 में लाया गया था। तो इसमें क्या किया गया था किसानों के लिए, यानी जो रबी की फसल होगी, रबी की फसल के लिए प्रीमियम कितना रखा गया था? 1.5% प्रीमियम रखा गया था। एंड खरीफ की फसल के लिए कितना था? खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम कितना रखा गया था? 2% था। ओके, एंड जो बागवानी होगी, बागवानी के लिए कितना रखा गया था? बागवानी और वाणिज्यिक जो होगी उसके लिए 5% प्रीमियम रखी गई थी। ओके, 5% प्रीमियम रखी गई थी। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि ये किसके, केंद्र सरकार ने क्या किया, डिजिटल क्रॉप सर्वे करने के लिए इन राज्यों के साथ जो समझौता किया है। यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, तो किस प्रकार से, तो एग्रीटेक, ठीक है, एग्रीटेक को भी यहाँ पे कर रहा है। एग्रीटेक मतलब हो जाता है, एग्रीटेक और आइडिया जो बोलेंगे, तो जो नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी और डाटा बेस कलेक्ट करना, मेनली किसानों का कि उनका क्या, वो लोग फसल जो लगा रहे हैं या उनको क्या नुकसान हो रहा है, एग्जैक्टली उनको अमाउंट मिलना चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रहा है। ओके, एग्जैक्टली अमाउंट इनको मिलना चाहिए। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हमारे कौन है, कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? केंद्र सरकार किसकी है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, कृषि एवं किसान कल्याण किसके द्वारा चलाया जा रहा है? किसान कल्याण। आप यहाँ देख ही रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज एंड स्टेट रेवेन्यू सेक्रेटरीज, है ना, डिजिटल क्रॉप सर्वे। ओके, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किस मंत्रालय के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, चलिए ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, इसके साथ साथ फसल बीमा योजना को भी ध्यान रखिएगा कि इसको लॉन्च कब किया गया था। तो फरवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ये इस तरह से किया गया था कि रबी के लिए इतना % प्रीमियम आपको देना है, खरीफ के लिए इतना है, बागवानी के लिए इतना है, और उसके साथ ही साथ उसके अभी डिजिटल सर्वे करवाने जा रही है। तो जो समझौता की है वो किन किन राज्यों के साथ है, क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य नहीं है या कौन से राज्य हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन उठा करके दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 राज्य के साथ किया जा रहा है। ओके, चलिए इसके साथ और कुछ, इसके साथ और कुछ, और ये क्या है कि इस तरह से जो इसमें एग्रीटेक का यूज़ किया जा रहा है या आइडियाज़ का जो यूज़ किया जा रहा है, उसमें तो टेक्नोलॉजी और डाटाबेस संग्रह सबको कलेक्ट करके किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा मुद्दा है? आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का एक नया अध्यक्ष, आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, ओके, CII का क्या किया जा रहा है? इनको नया अध्यक्ष इनको चुना गया है। ओके, सब अभी हम देखते हैं कि भारतीय उद्योग जो परिसंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई है?
1895 में एक गैर सरकारी व्यापार संघ के रूप में हुई थी। ओके ठीक है, सीआईआई के देख लेते हैं। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा कि सीआईआई के जो अध्यक्ष हैं कौन है, आर दिनेश है। इसके साथ एक रिसेंटली अभी मैंने लास्ट वीक क्या इसी वीक में मैं आप लोगों को एक और इश्यूज बताई थी। सीआईए के साथ एक और इश्यूज बताई थी। वो इश्यूज ये है कि जो सड़क परिवहन, ओके सड़क परिवहन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ये इश्यूज मैंने बताया था। राजमार्ग कौन है मंत्री, कौन है, नितिन गडकरी। इन्होंने क्या किया था, नितिन गडकरी ने क्या किया था, सीआईआई के जो वार्षिक सत्र हैं यानी एनुअल सेशन जो था, वार्षिक सत्र यानी एनुअल सेशन, इसको इन्होंने क्या किया था, इसको इन्होंने संबोधित किया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों बताती हूँ, इसके साथ ही ये न्यूज़ ये भी है। तो जब मैंने कहा है कि हमेशा कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, है ना, तो इसमें क्या है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। इन्होंने क्या किया था, नितिन गडकरी इन्होंने सीआईए की वार्षिक सत्र एनुअल सेशन को संबोधित तो किया ही था, साथ में इन्होंने ये भी बताया था कि हम भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। साइंस में आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि भविष्य का ईंधन आता भी एग्जाम में, किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन जो है इस सत्र में संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन का। तो इसके यूज पे क्या किया था, इसके महत्व पर उन्होंने जोर दिया था, इसके महत्व पर उन्होंने जोर दिया था। गॉट माय पॉइंट। भविष्य का ईंधन जो है कहा जाने वाला हाइड्रोजन के महत्व पर उन्होंने जोर दिया था कि इसका यूज क्या है, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए हाइड्रोजन का। ओके, हाइड्रोजन के महत्व पर जोर दिया था। चलिए क्लियर हो गया। और आर दिनेश क्या है, अब सीआईआई के अध्यक्ष हैं। इसके साथ और क्या देख लेते हैं, 1895 में गैर सरकारी व्यापार संघ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए इसके साथ और क्या है, यह एक सदस्यता आधारित संगठन है। यह भारत के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, क्या है ये, भारत के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कितना है, 18 सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत क्या है, एक पंजीकृत निकाय है ना, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड है ना कि क्या है ये, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत निकाय है। ओके, सीआईआई राष्ट्रीय परिषद, सीआईआई की सर्वोच्च शासी निकाय है। सीआईआई क्या है, राष्ट्रीय परिषद, सीआईआई की सर्वोच्च शासी निकाय है, यानी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ सीआईआई। क्या है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ सीआईआई। ओके, हाईएस्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या मुद्दा है, FSSAI यानी फसाई। ओके, फसाई के बारे में क्या न्यूज दे रखा है, फसाई के द्वारा दूध उत्पाद हो गए, जैसे लाइक आपका पनीर, खोआ, छेना, ठीक है, दूध उत्पाद की राष्ट्रव्यापी निगरानी की जाएगी। ओके, राष्ट्रव्यापी किसके द्वारा, अब सवाल यह आ सकता है कि दूध उत्पाद की जो निगरानी की जाएगी वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी। ओके, तो क्या है ये, फसाई के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा, फसाई, FSSAI। फसाई फुल फॉर्म क्या है, फसाई की फुल फॉर्म क्या है, फसाई की फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी
अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। 2008 में इसकी स्थापना की गई है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, 2008 है ये, 2008 इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों? अब इसका क्या है? मतलब जो मिलावट की जाती है उसकी जांच के लिए है। बेसिकली क्या किया जा रहा है? मिलावट की जांच के लिए। मिलावट की जांच किससे की जाएगी? मिलावट की जांच किससे की जा रही है? तो फसाई के द्वारा की जा रही है। इसके द्वारा की जा रही है, एक देशव्यापी निगरानी। ओके, फसाई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट इश्यूज कौन सा है? ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थ अभियान शुरू किया गया है। किसके ऊपर किया गया है? किसके ऊपर किया गया है? तो ग्राम पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत के स्तर पर डिजिटल जो लेन देन है, सपोज जो आप लोग कोई मोबाइल से पे कर रहे हो, है ना, जो इस प्रकार से डिजिटल तरीके से जो लेन देन किया जाता है, तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थ अभियान का शुरू किया गया है। सवाल यहाँ पर इस प्रकार से आ सकते हैं कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान को आरंभ किया गया है? तो समर्थ अभियान होगा, या ग्राम स्तर पर है। ठीक है, और इसका जो एक वर्ड जो है कि ग्राम पंचायत स्तर पर है, तो शहरों में तो चलो ठीक है, लेकिन ये इसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है, या समर्थ अभियान का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत स्तर से, नगर पालिका स्तर से, या शहरों से? इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है। तो इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत ध्यान रखिएगा, डिजिटल लेन देन को किसके लिए है ये? तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा समर्थ अभियान के ऊपर तो आ ही सकता है। तो इसने, अब देख लेते हैं इसके बारे में। 25 मई को कहाँ पर? लखनऊ में। 25 मई को लखनऊ में, आपको पता ही है इस बार क्या मनाया जा रहा है? आजादी का अमृत महोत्सव। तो लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत, अमृत महोत्सव के तहत करीब 50,000, कितने हैं? 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, जरूरी नहीं कि आप हर जगह पैसा पकड़ के लेकर के जाए, है ना, आपके पास मोबाइल है, फोन पे है, पेटीएम है और यूपीआई वगैरह, तो इस तरह से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए करीब करीब 50,000 ग्राम पंचायतों का ऐसा किया गया है कि और कहाँ पर? लखनऊ में। कब? अमृत महोत्सव के तहत। ओके, बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा? श्री गिरिराज सिंह। ओके, ये कौन है? गिरिराज सिंह क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, कौन है? मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। ओके, गिरिराज सिंह के द्वारा समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। तो अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे? लखनऊ में अमृत महोत्सव के अवसर पर के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए श्री गिरिराज सिंह के द्वारा समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। उसमें और क्या है देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ओके, किसके द्वारा है ये? ग्राम पंचायत स्तर पे है, तो क्या होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन है? गिरिराज सिंह। मैंने अभी जस्ट बताया कौन है ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ओके, इस अभियान को चला रहा है कौन? चला रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन चला रहा है इस अभियान को? ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान को चला रहा है, जो कि कब से? 1 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था और 15 अगस्त 2023 तक यह जारी रहेगा। फरवरी से लेकर के अगस्त तक ये जारी रहेगा। ये इस अभियान का प्रमुख जोर किस पे है? समर्थ अभियान जो है इसका जोर है, समर्थ अभियान का महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है ना। महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोग महिलाओं को बहुत महिलाएं क्या करती, सही ढंग से पैसे को नहीं रख पाती, कहीं छुपा के यहाँ कभी उनके पैसे चोरी भी हो जाते हैं। तो क्या किया है कि महिलाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है, श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का NPA जो कि 2030 में कितना था? 9.5% था, अब घट करके कितना हो गया है? 2% हो गया है। 2% हो गया है। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना।
एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बैंक होती है या कुछ वित्तीय संस्थान जो लेन देन का काम करती है, अगर सही टाइम पीरियड तक उनका पैसा वापस नहीं किया जाए तो उसको क्या करते हैं, एनपीए में डाल देती है ना। और इससे ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ओके, समय अवधि कितना है, 90 दिन का है। 90 दिन का है। सपोज कोई बैंक है, मैंने उस एक बैंक ने क्या किया, उस बैंक से लेकर के हमने लोन ले लिया, ठीक है, और एक टाइम पीरियड तक मैंने पे नहीं किया, तो 90 दिन के बाद क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाता है। ओके, किस में आ जाता है वो, किस में आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग उसमें एसेट्स में आ जाएगा, जिसमें क्या ब्याज का भी भुगतान नहीं कर रहे हो, ब्याज ही तो देना है ना। ऐसा थोड़ी कि आपको अगर आपने 5000 लिया तो 5000 देना है, नहीं। एनपीए में क्या होता है, कोई भी भारतीय बैंक हो या कोई वित्तीय संस्थान हो जिसके द्वारा जो मतलब लोन लिया गया हो, और अगर आप उसको उसका ब्याज नहीं दे पा रहे, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो, या उसका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं कर पा रहे हो, इसमें क्या होता है, आप इसमें इसका इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर रहे हो। कब तक पे नहीं कर रहे हो, अगर पे नहीं कर रहे हो कब तक, 90 डेज तक, 90 डेज तक, तो किस में आ जाता है, वो क्या कहलाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, वो किस में आ जाता है। तो यही गिरिराज सिंह ने कहा है कि एसएसजी का जो एनपीए यानी कितना था, तो घटा ही है ना, 9.58% अगर इसमें चल रहा है तो घटा है, लेकिन अब का कितना हो गया है, 2%, घटकर 2% से नीचे आ गया है। ओके, एंड एनपीए को समझना हो तो क्या है कि कोई भी भारतीय बैंक हो, कोई भी इंडियन बैंक हो, इंडियन बैंक या आप ये कर सकते हैं कि कोई भी वित्तीय संस्थान यानी कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है। अगर वो क्या कर रही है, अगर ये दोनों क्या कर रही है, अगर ये दोनों ही आपको क्या दे रही है, लोन दे रही है, ठीक है, और अगर आप इस लोन को पे नहीं कर रहे हो तो एनपीए में आ जाओगे, जिसमें इंटरेस्ट, ब्याज भी नहीं, मूलधन भी 90 दिन तक नहीं देते हो, तो गया आपका काम। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब इसके साथ थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि जब ग्राम पंचायत की बात आ ही गई है तो ग्राम पंचायत से संबंधित जहाँ पे पॉलिटी सेक्शन में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया था, ग्राम पंचायत का गठन जो किया गया था, यहाँ पे एक देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, राज्य को जो निर्देश दिया गया था कि ग्राम पंचायत का गठन होगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, या किस आर्टिकल के तहत, ओके, किस आर्टिकल के तहत, राज्यों के जो ग्राम पंचायत की बात की गई थी, निर्देश दिया गया था, तो आर्टिकल 40 के तहत। ओके, अब यहाँ पर आर्टिकल 40, राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया था, आर्टिकल 40 है। ओके, अब यहाँ पर हमें ये देखना है, जो पंचायती राज की बात की जा रही है, पंचायती राज, यहाँ मैं लिख देती हूँ, पंचायती राज, ओके, इसका गठन कब हुआ था, यानी पंचायती दिवस आप बोल सकते हैं, कब मनाया जाता है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, पंचायत दिवस तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना, अप्रैल को। इसका क्या किया था, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, एवरी ईयर 24 अप्रैल को, क्वेश्चन पूछता है इसलिए लिख रही हूँ, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके साथ ये भी ध्यान रखा गया कि अमेंडमेंट कौन सा किया गया था, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, 73rd अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, अमेंडमेंट कौन सा था, 73rd, कब हुआ था, 1992 में ये हुआ था, एंड 93 से इसको लागू किया गया है। 73rd अमेंडमेंट 92 में हुआ था, 92 में हुआ था, 93 से इसको लागू किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, बोला गया था, जैसे जो संशोधन आप बोल सकते हैं, 73वां संशोधन 92 में कर करके क्या किया गया था यहाँ पर, तो पंचायती जो आपका राज है उसका गठन किया गया था, ठीक है, पंचायत का गठन किया गया था। और यह आर्टिकल कितना से कितना तक में है, किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया, या अनुसूची, यहाँ पे भाग पूछ लेता है इससे, पंचायती वाला जो है भाग कौन सा है, 9 को, ओके, 9 को। अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची, अगर आर्टिकल अनुसूची यहाँ बात की जाए तो 11वीं अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची थी। 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं, कितने विषय हैं, तो यहाँ पर 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। ये क्वेश्चन पूछता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। भाग 9 में पंचायत के बारे में दिया गया है, और 73rd अमेंडमेंट 92 में हुआ था, लेकिन 90, यहाँ सवाल 2 बनता है कि संशोधन हुआ है 92 में, लागू हुआ है 93 से, लागू हुआ है आर्टिकल
आर्टिकल कितना से कितना तक है? 243 ए से लेकर ओ तक दिया गया है। ओके, पंचायती राज के बारे में तो, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन बनते हैं अगर पॉलिटी में आएगा, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत का है तो कहाँ से बन जाएगा? यहीं से बन जाएगा, इसमें से कुछ भी पूछ देगा पॉलिटी में। ओके, आर्टिकल 40 के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया था कि राज्य क्या होगा, एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने चिता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। किसके लिए? तो चिता की निगरानी के लिए। ओके, चिता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है, और उस समिति के जो अध्यक्ष या महासचिव कौन है? कौन है उस समिति के? केवल इतना पूछेगा कि इनका संबंध किससे है, ठीक है, इनका समिति का। तो चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव कौन है? डॉक्टर राजेश गोपाल। डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ओके, इसमें कितने हैं? 11 सदस्य जो मेंबर्स होंगे 11 होंगे, कमेटी का गठन किया गया, और हेड कौन है? डॉक्टर राजेश गोपाल। क्लियर? बस इसमें इतना ही। समिति गठित की गई तो इंपॉर्टेंट होता है ना समिति तो। चलिए, सरकार नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का एक विशेष सिक्का जारी करेगी। तो सरकार का पूछ सकता है कितने रुपए का सिक्का जारी कर रही है सरकार? सरकार कितने रुपए का सिक्का जारी कर रही है? 75 रुपए का एक विशेष सिक्का। कब? नए संसद भवन के उद्घाटन पे। उसका उद्घाटन कब है? 28 मई को है ना। एक विशेष सिक्का जारी करेगी। सिक्के के अग्रभाग के मध्य में अशोक स्तंभ, आप यहाँ देख ही रहे हैं सिक्का, अग्रभाग के मध्य में क्या है ये? अशोक स्तंभ। ओके, देवनागरी में क्या लिखा है? भारत लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर P75, यहाँ सत्यमेव जयते है ना। तो सिक्के के अग्रभाग के, सिक्के के, अच्छा रेड से बना दो ना, चलिए वो दिखाई देगा, अदरवाइज ऐसे दिख तो रहा होगा क्योंकि ब्लैक है वहां पे। चलिए, हाँ, तो सिक्के के अग्रभाग के मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह, अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष पर होगा, और उसके नीचे सत्यमेव जयते। इसके बाएं तरफ में देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा है ना। चलिए और देख लेते हैं क्या है। यह 50% क्या है? चांदी है। 50% क्या है? चांदी। चांदी 50% है, 40% इसमें तांबा है, एंड 5% निकेल एंड 5% जस्ता के साथ एक चतुष्कोणीय मिश्र धातु से बना होगा। चतुष्कोणीय मिश्र धातु से यह बना होगा। सिक्के के दूसरी तरफ में संसद भवन की तस्वीर होगी, जिसके ऊपर देवनागरी लिपि में क्या लिखा होगा? संसद संकुल, और नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। क्या लिखा होगा? संसद संकुल, और नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। यह सिक्का लीगल टेंडर नहीं है, यह क्या है? एक स्मारक सिक्का होगा। लीगल टेंडर नहीं है, स्मारक सिक्का होगा। ओके, चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सिक्कों के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। कॉन्जाइन एक्ट 1906 के तहत कितना है? 1906 कितना है? 1906 के तहत केंद्र सरकार के पास सिक्कों की डिजाइनिंग और निर्माण का अधिकार है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अब यहां मत चले जाइएगा कि यह आरबीआई के पास है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी गई है। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक जो ट्रैकर है उसको क्या की गई है? मंजूरी दी गई है। अब यहाँ वैश्विक ट्रैकर यानी इसको ट्रैक करने के लिए होता क्या है कि गर्मी जो अभी आप देख रहे हैं कि गर्मी के समय क्या लगातार गर्मी जो बढ़ते जा रही है, या उसमें कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उस पे क्या कर रहा है? ट्रैकर को एक ट्रैक किया जाएगा, उसके लिए एक वन काइंड ऑफ वॉच बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस को वॉच करने के लिए कि किस प्रकार से ये बढ़ रही है गर्मी, क्यों बढ़ा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर निगरानी रखने के लिए, और साथ ही साथ जो पेरिस समझौता हुआ था उसको भी ये समर्थन कर रही है, ठीक है। जो पेरिस समझौता किया गया था उसको भी समर्थन कर रही है। तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। चलिए,
के लिए एक वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी गई। किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के लिए। अब यहाँ पर बात आती है ग्रीन हाउस से अगर हम ले लेते हैं तो ग्रीन हाउस में मैंने क्लास में मैंने पहले भी बताया है कि इसके मेनली कौन कौन से कंपोनेंट हैं, या ये इसका एक सीक्वेंस में भी पूछता है कि किसकी मात्रा सबसे अधिक है ग्रीन हाउस गैस के लिए, कौन जिम्मेदार है, कौन कौन से गैस जो हैं वो जिम्मेदार हैं। तो इसमें आप 5 से लेकर के 6 ऐसे कंपोनेंट है जिनको आपको मैं एक सीक्वेंस में भी लिख देती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है कौन अफेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है, लेकिन फिर से मैं लिख दे रही हूँ कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं। तो जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा इसी की होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी से होता है, यानी H2O। H2O। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एक CH4। अगर मैं सीक्वेंस, क्योंकि मैं सीक्वेंस में लिख रही हूँ, CH4, ओके, CO2, जलवाष्प H2O, सेकेंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन। क्योंकि क्रम पूछ लेता है कि किस क्रम से किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस जो अफेक्ट कर रहा है, तो सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जलवाष्प की होती है। उसके बाद है CH2 है, फिर CH4 है यानी मीथेन है, देन नाइट्रस ऑक्साइड है, एंड देन ओजोन, ओजोन O3, जिसमें आपका CFC यानी का CFC आ जाएगा, और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो है वो इसी में आएगा। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह है वो आपके इसी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ क्यों, अब आपको समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस गैस जो है क्या कर रही है? गर्मी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ इसके बारे में कि गर्मी बढ़ाने वाली गैसों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये वॉच करेगी। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए एक वैश्विक ट्रैकर की बात की जा रही है, तो इसका काम क्या होगा कि गर्मी कैसे बढ़ रही है ना, इतना मतलब किस मात्रा में बढ़ रही है, तो अधिकता क्यों है, तो इसको जब इसकी जानकारी में ट्रैक कर लेगी तो उससे क्या होगा? उसके ऊपर ये कार्रवाई शीघ्र करेगी। ओके, चलिए इसके साथ ही और थोड़ा देख लीजिएगा कि ये पेरिस समझौते को भी सपोर्ट कर रहा है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पेरिस समझौते को भी क्या कर रहा है? पेरिस समझौते को सपोर्ट कर रहा है, यानी समर्थन देगा। ठीक है, उस समर्थन, पेरिस समझौते को समर्थन दे रहा है। ओके, प्लस CO2 की निगरानी यानी कार्बन डाइऑक्साइड की निगरानी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की निगरानी को भी मजबूत करेगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका ग्रीन हाउस से संबंधित जो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा मुद्दा है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मुंबई में पहले खनन स्टार्टअप का क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। कौन है केंद्रीय मंत्री? कौन, किसके द्वारा है? तो यह आपका प्रहलाद जोशी। ओके, प्रहलाद जोशी कहां पर कर रहे हैं? मुंबई में फर्स्ट स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। तो फर्स्ट स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या मुद्दा है? एशियाई विकास बैंक, एशियाई यानी क्या है? ADB और भारत सरकार के द्वारा कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर? 141.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितना है? 141.12 मिलियन डॉलर। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? ADB का स्थापना कब हुआ है? 1966 में। 1966 में ADB की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। मनीला, फिलीपींस है ना, इसकी हेडक्वार्टर वहां पर है। टोटल इसमें 68 इसके सदस्य देश हैं।
तो क्या भारत इसका सदस्य देश है? बिल्कुल है, तभी तो वो भारत है, तभी तो इनके बीच में क्या हो गया, ऋण पर जो हस्ताक्षर किया गया है 141.12 मिलियन डॉलर की। ओके, और ये जो ऋण पर हस्ताक्षर किया है, क्यों किया है, इस लोन पे हस्ताक्षर क्यों किया है, क्या कारण है जो ये लोन ले रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, या आप बोल सकते हैं बुनियादी ढांचा। आंध्र प्रदेश का क्या है? बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा, या उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बुनियादी ढांचे में क्या क्या आ जाता है? सड़क, सड़क आती है, जल, जल आपूर्ति, जल आपूर्ति, प्लस बिजली, बिजली, बिजली वितरण, है ना। चलिए, इन सब के लिए ओके, ये एडीबी से जो किया जा रहा है कितना है? 141.12 मिलियन डॉलर आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है अब। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है? इंडिया डिफेंस कॉलोनी, क्या है? इंडिया डिफेंस कॉलोनी, ओके, इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। किसको? केवल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया है डिफेंस जो ये कॉन्क्लेव हो रहा है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं का आयोजन कहाँ हो रहा है? ईटी गवर्नमेंट द्वारा, ईटी किसके द्वारा? ईटी गवर्नमेंट द्वारा, ईटी गवर्नमेंट के द्वारा 26 मई 2023 को नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ब्रह्मोस और मिधानी, ब्रह्मोस और मिधानी क्या है? इसके सह मेजबान भागीदार थे। ओके, कॉन्क्लेव की थीम क्या है? इसका थीम को ध्यान रखिएगा, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में किससे संबंधित है? इंडिया डिफेंस, इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव है, तो जाहिर सी बात है कि एयर स्पेस और रक्षा क्षेत्र को क्या करेगा? मजबूती देने, तो इसका आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, इसकी ये थीम है। और इसको किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कार्मिक पेंशन राज्य मंत्री प्लस लोक शिकायत भी कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। मेजबान भागीदार कौन है? ब्रह्मोस और मिधानी। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मिधानी क्या है। ओके, मिधानी देख लेते हैं कि क्या है। एक्चुअली मिधानी जो है वो आपका मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ओके, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ही मिधानी, ब्रह्मोस और मिधानी दोनों इसके सहभागीदार मेजबानी किए हैं। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पीएसयू है। क्या है? एक पीएसयू है, और यह भारत में सब, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है कि भारत में टाइटेनियम का एकमात्र उत्पादक कौन है? कौन उत्पादन करता है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी। ओके, क्या है यह? यह एक पीएसयू है, पीएसयू, पीएसयू। ओके, चलिए केवल इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, थोड़ा सा जो फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल हैं, बिल्कुल फैक्ट ही है, उसमें देख लेते हैं। पीएमजेडीवाई क्या है? ये पीएमजेडीवाई क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कौन कर रहा है? तो तेलंगाना कर रहा है। तेलंगाना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज कौन कर रहा है? तेलंगाना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के द्वारा कहां पर किया जा रहा है? भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में कहां पर हो रहा है? ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन में। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देखिएगा, ये तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना, भारत का जो नए वाणिज्यिक दूतावास का निर्माण ब्रिस्बेन में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो भारत में कर रहा है अपना दूतावास का निर्माण, वो कहाँ कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी किया जा रहा है भारत में। तो भारत में कहाँ पर कर रहा है? तो वो हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर
नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? ईरान कर रहा है। जयसंबद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ राजस्थान के उदयपुर में हुआ है ना। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम क्या है ये? पहल। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही पहल। अभी मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत स्तर पे डिजिटल तरीके से लेन देन के लिए समर्थ है, यहाँ पर क्या है? पहल है। का उद्घाटन कौन कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? ब्रिटेन के कोवेंट्री शहर के पहले सिख समुदाय के लॉर्ड मेयर कौन है? जसवंत सिंह बिड्डी। कृत्रिम पैरों के साथ, ये क्या है? कृत्रिम पैरों के साथ, कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है? हरि बुद्धा मगर। जनगणना भवन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री कौन है? अमित सिंह जी के द्वारा। थिरुक्कुरल का अनुवादक किस भाषा में किया गया है? थिरुक्कुरल का अनुवाद तो पापुआ न्यूगिनी की ये भाषा है, टॉक पिसिन। ओके। चंद्रयान 3 मिशन अंतरिक्ष एजेंसी, चंद्रयान 3 मिशन अंतरिक्ष एजेंसी जो वो लॉन्च के कहाँ है? इसरो के द्वारा। इसरो, और इसरो के वर्तमान में कौन है? इसरो के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो 1969 में। ओके। एंड और इसरो के साथ अभी क्या किया गया था? एक और आपका आएगा एनवीएस नेविगेशन सैटेलाइट 01 को इसने लॉन्च किया है। नेविगेशन सैटेलाइट 01 को चंद्रयान 3 मिशन अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ? इसरो के द्वारा इसने किया है। ठीक है, चलिए। इसरो के द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह आ गया एनवीएस 01 का इसने लॉन्च किया है। कब लॉन्च करेगा ये? तो आज ही की डेट है ना, 29 मई। ओके, 29 मई। ओके, क्या दिया है? 29 मई। ईयर भी लिख देती हूँ 2023। एनवीएस जो है किसका, ये किसको रिप्लेस कर रहा है? एनवीएस क्या है ये? एनवीएस क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। 01 किसको रिप्लेस कर रहा है? ये एनवीएस किसको रिप्लेस कर रहा है? तो यह IRNSS-1G। ठीक है, क्या होगा? इस उपग्रह को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, इसकी जगह वो आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम बंदरगाह के लिए कार्य का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया है। ओके, मछलीपट्टनम बंदरगाह के लिए कार्य का शुभारंभ। ISO कोपोल्को प्लेनरी की बैठक का आयोजन भारत के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्र कोपोल्को क्या है? यहाँ है ना, ISO कोपोल्को है कि प्लेनरी की बैठक का आयोजन भारत में हो रहा है। ये है क्या? देख लेते हैं। कंज्यूमर पॉलिसी कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, ये का आयोजन कहाँ? भारत में किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जा रहा है? 24 मई को। लव कुश वाटिका बनाया जाएगा कहाँ? राजस्थान में, लव कुश वाटिका। क्लियर? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे आज के MCQs क्या कौन कौन से हमारे पास। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने डैश के लिए एक ट्रैकर को मंजूरी दी है। तो विश्व विज्ञान कांग्रेस ने किसके लिए? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन बी दुनिया में बाढ़ की बढ़ती जनसंख्या, ऑप्शन सी कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर सरकार डैश का एक विशेष सिक्का लॉन्च करेगी। तो कितना का लॉन्च कर रही है? 100 रुपीज, 150, 75, 200। तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, 75 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25 मई को किस शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए श्री गिरिराज सिंह के द्वारा समर्थ अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी हरिद्वार एंड ऑप्शन डी लखनऊ। डी इज द राइट आंसर, लखनऊ में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कर्नाटक में 27 मई 2023 को कांग्रेस सरकार कितने विधायकों को कैबिनेट में शामिल करेगी? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 54। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 24 विधायकों को शामिल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी संस्था दूध दुग्ध उत्पाद की देशव्यापी निगरानी कर रही है? ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी फसाई, ऑप्शन सी नाबार्ड एंड ऑप्शन डी एपिडा। तो कौन सी संस्था कर रही है? फसाई के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 6 राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस समझौते का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? बिहार। राइट आंसर बिहार। ओके, केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी किस शहर में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजीव मेमानी ए, ऑप्शन बी आर दिनेश, ऑप्शन सी संजीव कुमार, ऑप्शन डी राजीव वर्मा। बी इज द राइट आंसर, आर दिनेश को। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने चीता स्थानांतरण परियोजना की समीक्षा और निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन होगा? डॉक्टर राजेश गोपाल, बी भूपेंद्र यादव, सी गजेंद्र सिंह, डी राजेंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेश गोपाल के द्वारा। तो ये हो गया आज के एमसीक्यूज एंड कुछ इश्यूज का हम लोगों ने देख लिया। कुछ फैक्चुअल जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट्स जो वन लाइनर बिल्कुल फैक्ट दे देता है, हम लोगों ने उसे भी देख लिया। कुछ इश्यूज पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को और भी किसी प्रकार की क्लास को लेकर के चलना होगा कि नहीं कि और भी वन लाइनर ही आपको केवल बताना है या एक्सप्लेन करने के साथ बताऊं, जैसा भी आपको सही लगे कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और इस क्लास को अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास में लाइव अगर होना चाहते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगी करंट अफेयर्स के भी। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में नए इश्यूज, नए मुद्दों के साथ, कुछ फैक्चुअल चीज़ों के साथ, प्लस कुछ एमसीक्यूज के साथ। नेक्स्ट यानी कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।